स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। मुझे बड़ा लेट समझ में आया। मुझे शुरू में लगता था कि नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर नॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके फ्रेमवर्क्स हैं। आप उन फ्रेमवर्क्स में अगर आप आंसर करना जानते हैं तो फिर वो चीज़ बस आपकी जो इन्फॉर्मेशन प्री वाली है वही आपको इधर फिट ही करनी है। बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हो रहा है। आर्ग्यूमेंट्स के फ्रेमवर्क ज़रूरी हैं। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इंडस्ट्री वाले सेक्शन में, ज्योग्राफी के, कि रॉ मटेरियल की दिक्कत होगी, जो वो वाला आप समझ पा रहे हो। अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग भी समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कहा जाता है कि यूपीएससी की जो जर्नी है वो आपको साइकोलॉजिकली, मेंटली, हर तरह से जो है वो प्रिपेयर कर देती है कि आखिरकार आपको इतने बड़े देश की पॉलिसीज़ को संभालना है, इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट्स को संभालना है। तो उसके लिए ये जो है वो पूरी की पूरी जर्नी बहुत ही रिगरस रखी जाती है। और जो बच्चे इसके अंदर सिलेक्ट होते हैं, आगे आते हैं, वो इंटेलेक्चुअली इनलाइटेंड हो जाते हैं पूरी तरह से। और वैसे ही हम्बल और इंटेलेक्चुअली इनलाइटेंड जो है वो हमारे पास एक कैंडिडेट अभी मौजूद हैं, अर्पित कुमार, रैंक 421। और बेसिकली इस पॉडकास्ट के ज़रिए हमारा जो एक उद्देश्य रहेगा, एम रहेगा, वो ये रहेगा कि आपको जो मीनिंगफुल नॉलेज है यूपीएससी की, जो किस तरह से स्ट्रेटजी बिल्ट होनी चाहिए, व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स, व्हाट इज़ द स्ट्रेटजी दैट यू शुड फॉलो, उन सारे सवालों के जो है वो जवाब दिए जाएं। वेलकम अबाउट। थैंक यू सो मच सर। आप जनरली अपनी जो एक जर्नी रही है उसके बारे में एक बता दीजिए, जस्ट एक इंट्रो, एंड देन फिर उसके बाद हम छोटे छोटे जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसके ऊपर बढ़ेंगे। इट टुक मी 4 अटेम्प्ट्स, 4 अटेम्प्ट हो गए थे। अभी लास्ट अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू दिया था। शुरू के 2 में प्रीलिम्स नहीं हुआ था, एक में सीसैट की वजह से नहीं हुआ था। मतलब आई ऑलवेज एम्फेसाइज ऑन दिस पॉइंट कि सीसैट की वजह से नहीं हुआ था, क्योंकि काफ़ी लोग ओवरलुक कर देते हैं। और इस बार जो रहा, तो इस बार फाइनल 421 रैंक आई है। उसमें भी मेंस के मार्क्स थोड़े और इम्प्रूव हो सकते थे, वो मुझे लगता है थोड़े बेटर हो सकते थे। और आपका बैकग्राउंड क्या है? मेरा बैकग्राउंड सर, आई एम एन इंजीनियर। आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम NIT भोपाल इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, 2021 बैच। ओके ओके, ठीक है। और उस बैकग्राउंड का कोई रोल रहा आपकी इस जर्नी के अंदर? सो बैकग्राउंड का ये रोल रहा कि मैं अगर बहुत अच्छा इंजीनियर होता तो मैं इधर नहीं आता। तो मतलब जितना मैं ग्रेजुएशन के कुछ लास्ट के टाइम में ही समझ में आ गया था कि बहुत अच्छा, मतलब यहाँ पे नहीं हो रहा है, कि बहुत ज़्यादा तुम नहीं हो इस फील्ड के लिए। तो वो फिर इधर की तरफ पिवट होना और इजी हो गया कि अगर मैं बहुत ही अच्छा इंजीनियर होता और मेरा ये भी सपना होता तो बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग सा हो जाता। जो प्रीलिमिनरी की स्ट्रेटजी है, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की, वो कैसी थी आपकी? क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट, फिर उसके बाद सेकंड अटैम्प्ट, सीसेट का ना होना, वो रिग्रेस मेंटल प्रेशर, फिर उसके बाद फिर से आगे बढ़ना, वो क्या, मतलब किस तरह से उस चीज़ को आपने डील किया? सर, प्रीलिम्स का जब स्टार्ट किया मैंने, फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ बिल्कुल तैयारी नहीं थी। 1.5-2 महीने पढ़ के दिया था, तो वो तो नहीं होना था। पर दूसरे वाले अटेम्प्ट में आई वॉज प्रिपेयर्ड, वेरी वेल प्रिपेयर्ड। पूरा एक मैंने 8-9 महीने का जो टाइम था वो दिया था। कोविड की वजह से थोड़ा शिफ्ट हुआ था एग्ज़ाम। तो उसमें कुछ चीज़ों पे मैंने ध्यान दिया था कि जो हमारे टॉपिक्स हैं, जैसे पर्टिकुलरली कोई अगर सब्जेक्ट है तो उस सब्जेक्ट की थॉरो एनालिसिस हो और उसका हर टॉपिक जहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं PYQ से उसको अलाइन करके वो कवर हो, कुछ छूट ना रहा हो। ओके। दूसरा, मैं बहुत ज़्यादा वर्क किया कंसोलिडेशन पे सर। मतलब मुझे लगता है प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा हेल्प किया कि मैं 6-7 रिसोर्सेज अगर मैंने पढ़ी भी तो उनको हमेशा एक जगह कंसोलिडेट कर लिया। तो बाद में जब मैंने रिवाइज़ किया तो एक तो ये होता है कि आप रिवाइज़ कर लेते हो, दूसरा एक फीलिंग ऑफ कंप्लीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री अब पढ़ ली है। तो अब फिर उसके क्वेश्चंस करना आप कंपैरेटिवली आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि आप मेंटली उस ब्लॉक को पार कर चुके हो कि आपने रिवाइज़ नहीं किया है। तो ये चीज़ थी सर। और तीसरा सर, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट मतलब आप शुरू में अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आप घबराइए मत, मॉक टेस्ट जितने हो सके दीजिए। यूजुअली जो टॉपर्स कहते हैं कि उतने मॉक्स की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक वो लेटर स्टेजेस में उतने ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आप जब स्टार्ट कर रहे हैं तो आप दीजिए, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट हो सके दीजिए। और स्पेशली आप सेक्शनल्स दीजिए। सेक्शनल्स क्योंकि आपके हर सब्जेक्ट का एक बेस बिल्ड करेंगे, तो इट विल हेल्प यू अलॉट। ओके। और एक आई थिंक बैलेंस ट्रैक करने की ज़रूरत होती है बिटवीन द रिवीजन एंड द मॉक टेस्ट। कई बच्चे जो है वो आजकल ये स्ट्रेटजी बना रहे हैं दैट यू शुड स्किप द रिवीजन, पहले ही मॉक टेस्ट देना शुरू करो, या फिर कई एम रख लेते हैं कि मुझे 100 टेस्ट लगाने हैं या फिर वो चीज़ें। वाज देयर एनीथिंग नुआंस्ड लाइक दैट इन योर स्ट्रेटजी?
सर 100 तो मुझे लगता है बहुत ही बड़ा नंबर हो जाता है, मतलब बीइंग ऑनेस्ट मैंने कभी हाँ। 100 नहीं दिए। मेरा मैक्सिमम जो गया था वो था 32 ओके। टेस्ट, मतलब उसमें से भी शायद 20 से 21 फुल लेंथ थे, बाकी 20 से 21 सेक्शनल्स थे, 12 से 13 मैंने फुल लेंथ टेस्ट दिए थे, जो सेकंड अटेम्प्ट में मैं बता रहा हूँ। उसके बाद से तो मैंने और नंबर का रिड्यूस कर दिया था। बट ओके। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये था, मुझे लगता है सर बहुत जल्दी टेस्ट देना भी इज़ नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी। आप लेयर्स में अपनी प्रिपरेशन को रखिए। सबसे पहले लेयर में आप अपना सब्जेक्ट कंप्लीट कीजिए। अगर आपने सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया है, आपको उसकी एटलीस्ट एक बेसिक आउटलाइन है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, उसके बाद आप टेस्ट दीजिए। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं करता था सर, मतलब मुझे लगता है काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, तो मैं इसलिए खुद से ही बता रहा हूँ। जब मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, मॉक टेस्ट देने के बाद मान लीजिए मुझसे कोई क्वेश्चन है वो अशोका के सेगमेंट का नहीं हुआ, तो फिर मैं सिर्फ वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं पढ़ता था, मैं जाके पूरा अशोका पढ़ता था। तो इससे रिवीजन भी साथ साथ होता रहता था, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि मॉक में भी ज़्यादातर वही पूछे जाते हैं, और साथ साथ में आपके मॉक टेस्ट भी चलते रहते थे। तो एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है मॉक टेस्ट का, क्योंकि हम कई बार दे के छोड़ देते हैं, वो थोड़ा बैकफायर कर सकता है। और टाइम इसमें कितना ज़्यादा लगता था एक टेस्ट को देने में? लगता था सर 2 घंटे देने के बाद, मुझे याद है एक बार तो मुझे एक मॉक को एनालाइज करने में 7 घंटे लग गए थे, क्योंकि मैं यही कर रहा था। तो पूरा दिन मतलब, लेकिन ठीक है सर, सब्जेक्ट अगर आप सेक्शनल दे रहे हो तो आप वैसे भी तो सब्जेक्ट रिवाइज करने ही वाले थे, इस तरीके से हो जाता है। वेरी नाइस। ठीक। ये एक्चुअली कई बच्चों के लिए जो है ना, इट्स द ब्रेकिंग पॉइंट। जैसे आई अगेन एंड अगेन रिसीव द कॉल्स कि मुझे 6 घंटे लग गए, कई कहते हैं 4 घंटे लग गए, एंड आफ्टर अ वाइल दिस प्रोसेस बिकम सो टीडियस कि वो मॉक टेस्ट लगाना ही छोड़ देते हैं, या फिर वो बेसिकली वही थोड़े बहुत जो है वो टेस्ट लगाएंगे, अपनी सिली मिस्टेक्स वगैरह देख लेंगे थोड़ा बहुत, और आगे मूव ऑन कर जाएंगे। दिस इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट। बिल्कुल। और अभी के लिए फ़िलहाल में हम देख रहे हैं कि बहुत कम दिन रह गए हैं, हफ्ता रह गया है सिर्फ। तो अब बच्चों को क्या करना चाहिए प्रीलिमिनरी के लिए? खुद पे विश्वास सबसे पहले तो सर, क्योंकि आप बहुत पढ़ के आए हैं, मतलब आपको लग भी रहा होगा लास्ट के टाइम में। सच बताऊं तो मतलब मुझे लगता है मैं शायद ही ऐसे किसी इंसान को जानता हूं जिसने मुझे ये कहा होगा कि मैं तैयार हूं, मैं अब मेरा पेपर ले लो आप। हमेशा ये कि एक हफ्ता और मिल जाता तो ये चीज़ें हो जाती, ये हमेशा रहता है। तो अब इस एक हफ्ते में आपको जितना आपने पढ़ लिया है, खुद पे विश्वास रखना है कि मैंने पढ़ लिया है। और अगर आपको ये लग रहा है कि आपने नहीं पढ़ा है, तो आप ये मान लो कि आपने पढ़ा है, कि मैंने चीज़ें पढ़ ली हैं। खुद को मतलब ट्राई टू फूल योर सेल्फ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने एक स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ सिलेबस कंप्लीट नहीं किया होता है, तो हम बाकी सब भूल जाते हैं हमने जो प्रिपेयर किया है, और हमारा दिमाग बार बार कहता है कि ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा। वो आपके एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस लो करेगा, और आप एक क्वेश्चन उसको तो गलत करेंगे ही करेंगे, साथ में 2 अलग से और करके आएंगे गलत, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। तो खुद को कॉन्फिडेंट रखिए। एक चीज़ और, एक कोई मॉक टेस्ट ढूंढ लीजिए जो आपको लगता हो दुनिया में सबसे सिंपल है, कि इस वाले टेस्ट में मैं अगर इस कोचिंग का टेस्ट देता हूँ तो मेरे नंबर अच्छे आते हैं। 22 या 23 तारीख को एक बार वो मॉक टेस्ट दे लीजिए, जिससे आपको एक बार वो जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाली जो हैबिट होती है वो दोबारा से आ जाए। क्योंकि आप कई बार जब रिवीजन के लिए 8 या 9 दिन का गैप लेते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्विंग जो हैबिट होती है वो थोड़ा सा मतलब फेड हो जाती है, जाती तो नहीं है। तो आप उसको एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए 22-23 में, जस्ट दे दीजिए, उसका एनालिसिस करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट मॉक टेस्ट की तरह दे दीजिए। और सीसेट अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी है, तो एटलीस्ट जो बेसिक टॉपिक्स हैं, मतलब कई सारी कोचिंग्स की लिस्ट प्रोवाइड करती हैं, उसके फॉर्मूलेज एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप वहाँ रह जाते हैं तो फिर बड़ा दुख होता है, और साल भर निकालना बहुत मुश्किल है उसके बाद। बिल्कुल बिल्कुल। और जो सेल्फ डाउट आता है अलग से, वो डिफरेंट है। हाँ, बिल्कुल। और बेसिकली एक और चीज़ है, दैट इज़ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रीलिमिनरी स्टेज के अंदर कितना इम्पोर्टेंट है, और मेंस की स्टेज में आपने कितना प्रिपेयर किया उसको, क्या उसके नुआंसेस थे, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। सर PYQ का तो मतलब मैं हमेशा से, हम लोग मजाक में ये कहते हुए रहते थे एक दूसरे से, दोस्तों से, कि कोई कोचिंग की टेस्ट सीरीज मत दो, तुम PYQ लिख लो बस। तो अगर अभी जो दिन बचे हैं, और आपको अगर ये लग भी रहा है कि रिवीजन नहीं हुआ है, मैं प्री के लिए स्पेसिफिकली पहले बता रहा हूँ, कि अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं पढ़े हो, कोई बात नहीं, आप बैठो, आप हर सब्जेक्ट के कम से कम 2005 के बाद के सारे PYQs कर लो। और PYQs करने से मेरा मतलब है सॉल्व तो उन्हें करो ही करो जो उनका हर एक पॉइंटर है, मतलब जो एक एक ऑप्शन था, सारे ऑप्शंस को एनालाइज करके उनका थोड़ा बैकग्राउंड पढ़ लो। क्योंकि हो सकता है कि अगर रिपीटिशन होगा तो वो किसी भी टेस्ट सीरीज से ज़्यादा बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वहाँ से हो। तो आप हर के लिए क्या कर लीजिए,
स्पेशली हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इनमें आप चाहें तो और पीछे जा सकते हैं। आई नो नाउ इज़ नॉट द टाइम टू टेल ऑल दिस, थोड़ा और पीछे रहता तो ज़्यादा समय रहता, लेकिन आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी में 1995 तक भी जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ से वो थोड़ा सा रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बाकी इकोनॉमिक्स पॉलिटी में आप बाद के 2010 के बाद के भी करेंगे तो चल जाएगा। टू कमिंग टू योर सेकंड क्वेश्चन सर, फॉर मेंस के लिए सर बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेंस में तो शायद मुझे लगता है प्री से भी ज़्यादा थीम्स जो हैं वो रिपीट होती हैं। आपने खुद भी देखा होगा, आपको तो सर आप तो ऑलरेडी फैकल्टी हैं, कि जो क्वेश्चंस हैं आप समहाउ गेस भी कर सकते हो कि ये वाला 2 साल पहले आया था तो ये अब आ जाएगा। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्टर जैसे पॉलिटी में होता है कि 2 साल नहीं आया तो अब आ जाएगा। तो आप अगर PYQ जैसे आप थीम बेस्ड एनालिसिस कर रहे हैं कहीं, अब अगर आपको मेहनत करने का मन भी नहीं है तो आप जाइए मार्केट में, आपको मिल जाएगा जिन्होंने ऑलरेडी कर रखा है आपके लिए। आप उसके अकॉर्डिंग्स में अपने 1 पेजर नोट्स क्रिएट कर लें, और वो चीज़ें मतलब एकदम अपने टूल किट में रखें कि अगर वो नहीं भी पूछी गई हैं, उसके आसपास का भी कुछ क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसे लिखें, क्योंकि इट इज़ समहाउ फेवरेट ऑफ UPSC, सो दे विल गिव मोर वैल्यू टू इट रादर देन सम रिडंडेंट फैक्ट। और मेंस, मूविंग टू द मेंस, देयर आर सर्टन शैडो एरियाज जो कि हमेशा बच्चे के डाउट में रहते हैं। एक तो है ऑब्वियसली ऑप्शनल, जहाँ पे बच्चा जो है वो 50-50 ऑलरेडी क्रिएट करके बैठा होता है कि 50% जो है वो GS को दिया जाएगा, 50% ऑप्शनल को दिया जाएगा। एंड देन कम्स द GS पेपर 4 एंड देन कम्स द essay पेपर। तो व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी फॉर द जनरल स्टडीज़ पेपर 4? पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। सर GS 4 में मेरे मार्क्स दोनों ही बार ठीक रहे, मतलब एवरेज से ऊपर ही थोड़ा सा रहे, और जबकि मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने बहुत ज़्यादा GS 4 में एफर्ट पुट किया भी नहीं था जितना करना चाहिए। काफ़ी लोग बुक्स वगैरह पढ़ते हैं बहुत सारी, तो मेरा बहुत ही डिफरेंट थी स्ट्रैटेजी उस चीज़ को लेके। मेरी स्ट्रैटेजी का ये था कि पहले तो जितने भी कीवर्ड्स हैं थ्रू आउट द सिलेबस मैंने उन सब पे 1 पेजर्स बना लिए थे। 1 पेजर्स में भी स्पेसिफिकली डेफिनेशन, उनकी इंट्रो, एक कोट वहाँ पे अगर कोई डालना है, उसके बाद उसके रिलेवेंट जितने भी केस स्टडीज़ आप एग्जांपल्स की तरह कोट कर सकते हैं, वो जो पर्टिकुलर आपकी वैल्यू है उसका कोई नेगेटिव कोनोटेशन तो नहीं है, और उसका एक कंक्लूजन। इस तरीके से आपने 1 पेजर्स बना लिया, उस पर थोड़ी जगह छोड़ दी कि आपको कोई भी वैल्यू एडिशन करना है तो वो चीज़ का। और उसके अलावा जो हमारे कॉन्टीन्यूसली रिपीटेड टॉपिक्स हैं जैसे एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, ये सब, इन पे तो आप नोट्स बना के रख ही लीजिए, आपको मिल भी जाएंगे नोट्स, किसी भी कोचिंग के लीजिए और उठा के कर लीजिए। मेरा हमेशा से ये रहा मिनिमलिस्ट अप्रोच। एक, आप किसी कोचिंग का अच्छा सा कुछ ले लें जो भी आपको कंटेंट बेस्ट लगता है, आप दूसरा आप किसी दूसरी कोचिंग का या फिर कोई बुक अगर आपको बहुत अच्छी लगती है जो आपने पढ़ी है उससे आप वैल्यू एडिशन कर लें, और तीसरा आप टॉपर्स कॉपी से वैल्यू एडिशन कर लें। तो आपके नोट्स जो हैं वो 3 लेयर्स में आपने वैल्यू ऐड कर लिया है उसमें ऑलरेडी। तो अब इसके बाद आप जो भी लिखेंगे उसकी वैल्यू काफ़ी हाई होगी। तो एथिक्स में भी मैं यही करता था। 3 पेज, जैसे मेरा अब तक ध्यान है मुझे एटीट्यूड पे लोगों के पास 30-30 पेज के नोट्स थे, मेरा 4 पेज में एटीट्यूड था कि बस ये 4 पेजेस हैं, इसमें 4-5 फ्लो चार्ट हैं, ऐसे डेफिनेशन है, ये है, केस स्टडीज़ हैं, तो वैसे करके बना लेता था। सो देयर आर सर्टन शैडो एरियाज, जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज़ ऑप्शनल के लिए तो बच्चे 50-50 अप्रोच अपनाते हैं कि 50% जो है वो जनरल स्टडीज़ को दिया जाए और 50% जो है वो आपके पास ऑप्शनल को दिया जाए। एंड देन कम्स द GS पेपर 4 एंड देन कम्स द essay। फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट द GS पेपर 4, आपकी क्या स्ट्रेटजी रही उसके लिए। एंड कमिंग टू द essay पेपर, उसके लिए फिर क्या अप्रोच थी? ऐसे तो फॉरबिडन फ्रूट रहा मेरे लिए थ्रू आउट प्रिपरेशन में, मतलब बहुत बहुत मेहनत करी मैंने ऐसे में, बट मुझे उसका उतना अच्छा आउटपुट मिला नहीं। मतलब दोनों टाइम मेरे स्कोर्स वर ऑन दी लेसर नोट, देवर इन 90s इस बार भी, जबकि काफ़ी मतलब ऐसे के फीडबैक्स भी अच्छे थे। आई डोंट नो व्हाट, हो सकता है कुछ वर्कआउट ना किया हो, कुछ या गलत लिखा गया हो, जो भी है। बट ऐसे में कुछ चीज़ें मैं जो आपको बता सकता हूँ, मे बी दे विल वर्क फॉर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, बी क्रिएटिव बट डोंट बी ओवर क्रिएटिव। ये मैं खुद की गलतियों से सीखा है कि आपका ऐसे क्रिएटिव होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ डायमेंशंस आप कवर करें जो एक स्टैंडर्ड तरीका है, एकदम उससे अलग हट के भी ना लिख दें, क्योंकि हो सकता है कि वो बैकफायर कर जाए। तो उसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखें। दूसरा, डायमेंशंस बहुत ज़्यादा रखें ऐसे में। तीसरा, जो आपका आर्ग्यूमेंट है, जैसे जो हमारे फिलोसफिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं ऐसे में, जो फिलोसफिकल टॉपिक्स हैं, उनमें हमेशा काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी आपके होने चाहिए, पर काउंटर आर्ग्यूमेंट्स कभी भी आपके आर्ग्यूमेंट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। कि आप किसी चीज़ के फॉर में आर्ग्यू कर रहे थे तो आपने 7 एग्जाम्पल दिए, 7 आर्ग्यूमेंट दिए, अब आप काउंटर में करने गए तो भी आपने 7 दे दिए, तो ऐसा लगता है कि आपने कोई स्टैंड नहीं लिया थ्रू आउट दैट ऐसे। तो आप काउंटर में 3 या 4 काउंटर दें और थोड़ा ज़्यादा उससे मतलब फॉर वाले आर्ग्यूमेंट दें। और ऐसे में आप कर सकते हैं कि आप कुछ चीज़ें ऑलरेडी प्रिपेयर करके रख सकते हैं, जैसे कोई बुक्स की लिस्ट
आप बुक्स अगर आपने नहीं भी पढ़ी हैं बुक्स, तो आप एक काम कीजिए, बुक्स का नाम उठाइए, ChatGPT पे जाइए, उसकी स्टोरी समझ लीजिए पूरी कि उस बुक का क्या था। अब उस बुक की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी जो हर आप किसी ना किसी से जाके मैच हो ही जाती है कहीं ना कहीं। तो वो आप उसका कर सकते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग में, तो उसको आपको मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगेगी। एक दिन 1 घंटे में आप बैठ के 20 बुक्स की लिस्ट बना लीजिए। आप उसको बस आपको कोड करना आना चाहिए। आपको ये होना चाहिए कि आप अप्लाई कैसे कर रहे हो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उस चीज़ को। तो ये आप कर सकते हैं। और आप कर सकते हैं जो हमारे माइथोलॉजिकल जितने भी एग्जाम्पल्स हैं आप उनको कोट कर सकते हैं। उनकी काफ़ी अच्छी, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा करते हैं, उनके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, तो उसका काफ़ी अच्छा वैल्यू फीडबैक है। और अलग अलग तरीके हैं, फिर आप स्टार्ट करने के अलग अलग तरीके ढूंढिए। एनेक्डोट फिलहाल सबसे फेमस है, जो लोग प्रिपरेशन में वो जानते होंगे, एनेक्डोट इज़ द मोस्ट फेमस वे। बाकी आप और तरीके ढूंढ सकते हैं। कोट पे कोट देना इज़ समथिंग जिससे मैं थोड़ा सा बचता था, क्योंकि वो ऑलरेडी फिलोसफिकल एक कोट है, आप उस पर फिर से कोट देंगे तो थोड़ा सा हो जाता है। और चीज़ें हैं और तरीके देखिए ऐसे लिखने के कैसे हो रहा है। और जिन लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं उनके ऐसे पढ़िए, प्लीज़ पढ़िए, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं पढ़े। मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं जो मतलब ओरिजिनलिटी चली जाएगी पर मार्क्स चले गए तो आप पढ़िए, मतलब जो भी आपको लग रहा है टॉपर कॉपी में जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं, खूब सारी कॉपियाँ पढ़िए टॉपर्स की, ऐसे में भी, उससे आपकी लिखने के तरीके में इम्प्रूवमेंट आएगा। और मूविंग टू दी पेपर, जीएस पेपर फर्स्ट, उसकी क्या थी स्ट्रेटजी? जीएस पेपर 1 में सर जो हमारे सेक्शंस हैं उसमें सबसे पहले हिस्ट्री में देखिए, जीएस पेपर 1 में आप बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करेंगे। अगर आप नोट वाइज जाएंगे तो बड़ा लंबा हो जाता है, क्योंकि हिस्ट्री अपने आप में इतना लंबा सब्जेक्ट तो है ही सही। तो आपको पीवाईक्यू से ही लेके चलना पड़ेगा। जो पीवाईक्यू में जो भी इंपॉर्टेंट डोमेन्स है, जैसे आप एंशिएंट अगर कर रहे हैं, मैं एग्जांपल लूँ, तो आप अशोका वाला जो मौर्यन का पूरा सेगमेंट है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, गुप्ता वाला इंपॉर्टेंट है, हर्षवर्धन वाला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हम जो बिगिनिंग ऑफ द मिडिवल एज में शिफ्ट होने लगते हैं। तो ये आपके पूरे ढंग से प्रिपेयर्ड होने चाहिए। हड़प्पन पे आप 8-10 सिटीज़ के एग्जाम्पल उनको रेडी रखिए, और अपना जो भी हड़प्पा में जो भी चीज़ थी, मतलब उनके बिल्डिंग्स या जो आर्किटेक्चर था, लिटरेचर तो नहीं था पर मतलब जो भी स्टैचूज़ वगैरह थे वो सब एक बार रेडी कर लीजिए। तो इस तरीके से थीम्स कवर कर लीजिए कि अगर एंशिएंट से पूछेंगे कि एंशिएंट से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो एंशिएंट से आप साइंस एंड टेक पूछ देते हैं, जैसे उन्होंने मिडिवल में पूछ लिया, तो आप देखिए कि एंशिएंट में अगर उन्होंने साइंस एंड टेक पूछा तो आप क्या लिखेंगे, तो उस हिसाब से प्रिपेयर कर लीजिए थ्रू आउट हिस्ट्री में जो क्वेश्चन वो रिपीट ही हो रहे हैं मोस्टली, कि अगर वो कॉइन्स पे एक बार क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं मिडिवल में, तो फिर एंशिएंट में भी पूछ सकते हैं। तो आपको प्रिपेयर करके रखना है। सेम चीज़ आर्ट एंड कल्चर में, जैसे लिटरेचर है, तो अगर उन्होंने तमिल लिटरेचर पूछ लिया है, तो आप देखो पर्शियन लिटरेचर भी आप खुद से प्रिपेयर करके थोड़ा सा रख लो। तो ये पीवाईक्यूज से आपको हो जाएगा। पीवाईक्यूज आपको थोड़ी सी कॉन्टिन्यूटी दे देंगे प्रिपरेशन में। और अगर कुछ ना हो पाए, ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो, अपने एंशिएंट के जो प्री के नोट्स हैं उनको बढ़िया से रट लेना, एकदम उनको याद कर लेना, और बस आर्ग्यूमेंट्स बनाने पे ध्यान देना, क्योंकि आपको अगर वो चीज़ पता होगी तो आप आंसर लिख दोगे। हिस्ट्री में सारा वैल्यू सब्सटेंशिएशन का है, उसके साथ जो आप लिख रहे हैं, तो आई थिंक इट विल बी फाइन। उसके अलावा ज्योग्राफी मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं था, तो ज्योग्राफी में मैंने बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ें की थी। मेरा, बल्कि मैं सच बताऊँ तो मैंने खुद के जो नोट्स थे वो लास्ट में रख ही दिए थे। मेरे फ्रेंड है निखिल परियार, रूममेट है, तो उसके नोट्स मुझे बहुत अच्छे लगते थे, तो उसके नोट्स में मैंने उसे बोला एक बार कि मुझे बैठ के पढ़ा दो। 2-3 घंटे में उसने अपने नोट्स मेरे को बता दिए पूरे। वो फेज वाइज डिवाइड थे, हाइड कि ओशनोग्राफी के वाले नोट्स हैं, और जो हमारा नेचुरल वेजिटेशन है उसके वाले नोट्स हैं। ऐसे आप सेपरेटली नोट्स बना लें, और नोट्स में एक फ्रेमवर्क बना लें। हर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। मुझे बड़ा लेट समझ में आया, मुझे शुरू में लगता था कि नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर नॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके फ्रेमवर्क्स हैं। आप उन फ्रेमवर्क्स में अगर आप आंसर करना जानते हैं, तो फिर वो चीज़, बस आपकी जो इन्फॉर्मेशन प्री वाली है वही आपको इधर फिट ही करनी है, बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हो रहा है। आर्ग्यूमेंट्स के फ्रेमवर्क ज़रूरी हैं। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इंडस्ट्री वाले सेक्शन में ज्योग्राफी के, कि रॉ मटेरियल की दिक्कत होगी, जो वो वाला आप समझ पा रहे हो। अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग भी समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि उसमें आपको एग्जैक्टली याद नहीं करना है। 8-9 चीज़ें हैं जो वो फ्रेमवर्क है प्रोस का। इश्यूज़ भी 10 से 11 इश्यूज़ हैं, हर इंडस्ट्री में वो इशू आते हैं। बस उसके साथ आपको एग्जाम्पल्स अटैच करने हैं जिसके आपका आंसर जो है थोड़ा नॉलेजेबल लगे, क्योंकि वो भी कॉपीज़ तो चेक कर रहे हैं बहुत सारी, तो वो भी समझ जाते हैं कि सब सेम फ्रेमवर्क में लिख रहे हैं। और फॉर द सोसाइटी पार्ट में सर वही सेम चीज़, हर जो कीवर्ड है उसका आप एक 1 पेजर बना लीजिए। सब कुछ, इंट्रो, कंक्लूजन, एग्जाम्पल, प्रोस, कॉन्स, और केस स्टडीज़, 8 से 9 केस स्टडीज़ उसमें ऐड कर लीजिए।
एकदम मैं बता रहा हूँ उससे ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती नहीं है। कई बार लोग करते हैं कि कम्युनिज्म पढ़ना शुरू किया तो कम्युनिज्म ही पढ़े चले जा रहे हैं, रीजनलिज्म पढ़ रहे हैं तो रीजनलिज्म ही पढ़े चले जा रहे हैं। उसका बहुत एक एक क्वेश्चन आएगा, आपको उस क्वेश्चन को लिखने भर का कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट डेवलप करना है। इनिशियल स्टेजेस में आप टाइम दें, बिल्कुल दें, वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन लास्ट स्टेजेस में इतने मोटे मोटे नोट्स ना हो कि आप उनको रिकॉल करके लिख ना पाए। मेरा मतलब सारा पॉइंट उस तरफ है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं बस वो आप लिख दें अपनी कॉपी में, क्योंकि कॉपी चेक होनी है लास्ट में, उसके मार्क्स रहते हैं। और जीएस पेपर 3? जीएस पेपर 3 सर, मेरा जीएस पेपर 3 अच्छा नहीं गया एक भी बार। तो मैं जो बताऊंगा वो बहुत मेरी गलतियों से सीख के बताऊंगा। मतलब मुझे जो लगता है, पहली बात तो हम जैसे इकोनॉमी एक सब्जेक्ट है, तो हम इकोनॉमी से स्टार्ट होता है जीएस 3। तो इकोनॉमी में हम इतने ज़्यादा एफर्ट पुट कर देते हैं, उससे 3 से 4 क्वेश्चन ही आने हैं। और वो वाले क्वेश्चन आपको एम्पल अमाउंट ऑफ नॉलेज है, और आप थोड़ा बढ़ के जो आपने पढ़ा उसको अगर आपने मेंस 365 आपके नोट्स और जो रेलेवेंट थीम्स हैं उस ईयर के लिए अगर आप उनको प्रॉपरली कर रही हैं तो कवर हो जाएंगे। बट मैंने खुद ये गलती की कि मैं 10 दिनों तक इकोनॉमी पढ़ रहा था और मैं डिजास्टर मैनेजमेंट को एक ही दिन दिया। तो ऐसी कोई गलती ना करें, क्योंकि जीएस 3 सबसे ज़्यादा वेरिएबल सब्जेक्ट है। उसमें इतने सारे सब पॉइंटर्स हैं कि वो आपको जीएस 1 और 2 में नहीं मिलेगा, ना 4 में मिलेगा, लेकिन 3 में अपने आप में 5 से 6 सब्जेक्ट है अगर आप गिनने जाएँ तो आप सबको बराबर टाइम दें, क्योंकि सब में बराबर 2 से 3 क्वेश्चन आने हैं। तो सारों में आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें टाइम, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के साथ साथ ये देखें कि उसके पीवाईक्यूज किधर पूछ रहे हैं। जैसे एनवायरनमेंट है, उसमें घूम फिर के क्लाइमेट चेंज पे कुछ ना कुछ आना ही है, तो क्लाइमेट चेंज पे आप अच्छी केस स्टडीज़, अच्छे फैक्ट्स, अच्छे एग्जाम्पल्स रेडी होने चाहिए। कोड भी एक आधा रेडी हो तो और अच्छी बात है। डिजास्टर मैनेजमेंट मैंने आपको बताया, सब सारे डिजास्टर्स की लिस्ट प्रिपेयर कर लीजिए, इट विल वर्क आउट फॉर यू। साइंस एंड टेक में अच्छी फैकल्टीज़ हैं, देखिए आप, वो आपको पहले से ही प्रेडिक्ट कर देती हैं कि ये वाले इंपॉर्टेंट थीम्स हैं इस ईयर के, आप उन थीम्स पे कर लीजिए। जैसे इस बार आईपीआर एक बड़ा इंपॉर्टेंट थीम था, पहले से ही पढ़ाया था काफ़ी टीचर्स ने, तो अलग अलग थीम्स जो पढ़ाई थी तो उनमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप वहाँ से नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। मेरा कहने का मतलब है कोई भी आप सेक्शन जीएस 3 में बिल्कुल छोड़ के ना जाए, बस ये एक चीज़। बिल्कुल। और जीएस पेपर 2? जीएस पेपर 2 सर, मेरा पीएसआईआर है, तो पॉलिटी तो मैं मोस्टली उसके साथ ही करता था। तो पॉलिटी में आप देखिए, प्री के लिए आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है, वेल एंड गुड, बट मेंस का थोड़ा सा चेंज है कि मेंस में आपको टॉपिक वाइज प्रिपेयर करना पड़ेगा। मतलब मैं जितना मुझे पता है उस हिसाब से बता पा रहा हूँ, मुझे पता नहीं क्यों बोलते ऐसा लग रहा है, इट इज़ साउंडिंग एज़ इफ आई नो वेरी मच, आई नो वेरी लिमिटेड रिगार्डिंग इट। बट आप जैसे मान लीजिए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो मैंने बोला, उस पर क्वेश्चन आता है। फेडरलिज्म इज़ अ टॉपिक जिस पे क्वेश्चन आएगा, दोबारा से फेडरलिज्म पे क्वेश्चन आएगा, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस पे क्वेश्चन आएगा। आप जुडिशरी में जाएंगे तो इफ़ दे हैव ऑलरेडी आस्क्ड अबाउट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, दे विल आस्क अबाउट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स टू सून, बिकॉज जुडिशरी में पीआईएल, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, इनके बाद कुछ बहुत ज़्यादा बचता नहीं है, तो वो रिपीट होती रहती हैं थीम्स। तो आप उस तरीके से देख के नोट्स बना लीजिए, और बाकी इन्फॉर्मेशन आपके पास आपकी लक्ष्मीकांत वाली है ही सही। तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जो थोड़ा सा प्री ओरिएंटेड आता है, तो आप वैसे भी लिख लेंगे, इनफ विद इनफ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है। फिर आईआर है सर, आईआर में मेरा ऑप्शनल था ऑब्वियसली, लेकिन आईआर में भी आप इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो हैं, 3-4 डोमेन है। एक बायलेटरल रिलेशंस हैं हर कंट्री का एक दूसरे से, जो इंपॉर्टेंट वाली है। ऐसा नहीं है कि आप मोजाम्बिक के साथ पूरा नोट्स बनाने लगे पड़े हैं। तो जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं उनके साथ आप बना लीजिए, मल्टी डायमेंशनल नोट्स बनाइए कि आपका इकोनॉमी भी हो, उसमें डिफेंस भी हो, सारी जो मतलब आप स्पेस में कुछ कर रहे हैं तो वो भी हो, उस तरीके से हो। जो आपके कॉन्स हैं कि मतलब उन रिलेशंस में कॉन्स हैं, वो भी एक थोड़ा थरली आप लिख लीजिए। उसके साथ कोई अच्छा सा अगर कोट उनके कंक्लूजन के लिए या मिल जाए, तो जैसे इंडिया यूएस रिलेशंस है तो उसके लिए तो आप रख ही सकते हैं, मतलब उनके लिए क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से कीजिए। गवर्नेंस में मैंने सिर्फ विजन के नोट्स फॉलो किए थे, वही मैंने बनाए थे, और उसके साथ करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन जो है उनसे किया था। ठीक है। और सो दिस इज़ मतलब कुछ सिलेबस जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और जर्नी भी लंबी होती है, और इसके बीच में अगेन यू विल हैव मतलब मल्टीपल ब्रेकडाउन्स होते हैं, हर किसी इंसान के होते हैं। सो हाउ यू आर हैंडलिंग ऑल दिस? सर ब्रेकडाउन का तो ऐसा है ना कि व्हेन यू सी द आउटसाइड विंटर, यू सडनली सम डे विल रियलाइज दैट यू हैव अ समर इन यू। एग्जैक्टली। तो इनर स्ट्रेंथ जो है वो जब बाहर चीज़ें तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रही होती हैं, वो तभी तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे अंदर कितनी है। तो मैं हमेशा करता था, जैसे मुझे अब तक याद है,
मैं यही करता था जब भी ब्रेक डाउन हो रहा होता तो मैं ये सोचता था कि मेरा एक फ्यूचर वर्जन है जो पास हो चुका है एग्ज़ाम में, और वो मुझे देख रहा होगा तो ये सोच रहा होगा कि बस ये इस चीज़ को पार कर ले तो ये यहाँ आ जाएगा। मैं मतलब ये थॉट बड़ा प्रीडोमिनेंट थॉट था, मैं थ्रू आउट द प्रिपरेशन ये रखा, तो मुझे मतलब वो काफ़ी हेल्प करता था। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ बिल्कुल, ये तो है, एक आइडियलिज्म अंदर जिंदा रखना चाहिए इंसान ऑप्टिमिज्म को। इज द वर्ल्ड सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। और एक और डायमेंशन आता है बच्चों के अंदर, रिलेशनशिप्स का। सम पीपल दे आर ऑलरेडी इन रिलेशनशिप, कई जो है वो आरएन के अंदर जाके या फिर प्रिपरेशन में जब एंटर करते हैं तब उनके बन जाते हैं। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस कि किस तरह से इस चीज़ को जो है वो मैनेज करना चाहिए? सर इस चीज़ में मुझे लगता है वी ऑल आर ह्यूमंस, सो एंड ह्यूमंस आर मेड फॉर रिलेशनशिप्स। आई नो यू आर टॉकिंग अबाउट रोमांटिक रिलेशनशिप्स, बट अगर आप लोग एक हम सोशल सेटिंग में रह रहे हैं तो इट इज़ नेचुरल, हो सकता है आपको कोई अच्छा लग रहा है, आप साथ में रिलेशनशिप में आ रहे हैं, इट इज़ वेल एंड गुड सर, बट आपको ये देखना है कि आपका जो मेन फोकस है, जो मेन पर्पस है, वो डिफीट नहीं होना चाहिए। और मुझे एक सर ने ये बात बोली थी कि अगर आप नहीं हैं तो एकदम से आइए मत, और अगर आप हैं तो एकदम से छोड़िए मत। प्रिपरेशन के ओरिएंटेशन में मैं बता रहा हूँ ये चीज़, उससे क्या होता है कि आपको जो सेटबैक लगता है वो आपका 1.5-2 महीना कई बार ले जाता है। तो ऐसा कुछ ना हो कि आपका प्री आने वाला है और फिर आप किसी और कंडीशन में चले गए, तो एग्ज़ाम नहीं आपका सफ़र करना चाहिए। बाकी तो सर इट इज़ फाइन, मतलब वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि इट एग्जिस्ट। हाँ बिल्कुल। और एक अगर आप टेक लेना चाहें पूरी अपनी जर्नी का तो वो किस तरह से लेंगे फिर? सर पूरी जर्नी मुझे लगता है सर काफ़ी चीज़ें बेटर हो सकती थी, पर एट दी एंड सर आई थिंक कि आई हैव ग्रेटिट्यूड फॉर एवरीथिंग, वॉट एवर हैज़ हैपेंड, वॉट एवर रैंक आई हैव गॉट। हमेशा लगता है कि और बेटर हो सकता था, पर ह्यूमन माइंड इज़ लाइक दैट। तो सर सब बढ़िया रहा, मतलब आई वॉज वेरी हैप्पी थ्रू आउट माई प्रिपरेशन, और जो रिजल्ट पे आई एम वेरी हैप्पी। बस ये है कि कंसिस्टेंट रहें अपने एफर्ट्स में, और मैं थोड़ा और कंसिस्टेंट रह सकता था, मुझे इस चीज़ का हल्का सा रिग्रेट है बहुत, और बाकी तो सर एवरीथिंग इज़ वेरी वेल। ओके। और कई बार क्या होता है कि कंसिस्टेंसी इट इज़ सफ़र्ड थ्रू दैट बर्नआउट्स, कि प्री के अंदर इतना ज़्यादा जो है वो आपने मेहनत कर दी कि अगले 10 दिन जो है वो बिल्कुल भी किताब उठाने का मन नहीं कर रहा है, या फिर मेंस के टाइम पे बहुत बार ऐसा होता है बच्चों के साथ कि वो किताब से डर लगना शुरू हो जाता है। आपके साथ हुआ था कभी ऐसा बर्नआउट्स वगैरह? वंस अ वीक सर, वंस अ वीक इट हैपेंस विद मी। इसका मैं सर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, इसका मैं एक बार खुद से भी इस बारे में सोच रहा था, तो मुझे एक बात समझ में आई कि बर्नआउट के सर 2 कारण हैं। एक तो कारण है कि हम सही टाइम पे सही चीज़ें स्टार्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रीलिम्स है तो हम दिसंबर से प्री स्टार्ट कर देते हैं, तो अगर आप दिसंबर से प्री पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो अप्रैल में आके आपको बर्नआउट होना ही होना है। एंड इट इज़ द वर्स्ट टाइम टू हैव अ बर्नआउट, क्योंकि आपको उस टाइम पे अपनी परफॉर्मेंस पीक करनी है। आपकी परफॉर्मेंस फेब एंड से मार्च में पीक हो चुकी है और आप बर्नआउट, तो आपको अपना टाइमिंग थोड़ा ठीक रखना चाहिए इसमें। ये मैंने मतलब काफ़ी अपने दोस्तों के साथ भी देखा है, खुद के साथ भी हुआ है, वो चीज़ है सर। और दूसरा सर चीज़ है सर कि बर्नआउट्स आर नॉट बैड इन अ वे, कि अगर आपको बर्नआउट्स को डील करना आता है, आप हर इंसान का पढ़ने का तरीका अलग है, तो अगर आप अपने बर्नआउट को इस तरीके से मैनेज करें कि जैसे मैं ऐसा इंसान हूँ सर, मैं साइंस एंड टेक किया मैंने, तो मैं 36 घंटे पढ़ा लगातार, मैंने पूरा साइंस एंड टेक कर दिया, फिर मैं 2 दिन सोया। तो ठीक है सर, मतलब वो जस्टिफाइड है, आपका टाइम है, आप कैसे भी उसे मैनेज कर रहे हैं। तो अगर आप वैसे बर्नआउट आपको आ रहा है, आप बहुत सारा पढ़िए, लीजिए आप अपना ब्रेक, फिर वापस आ जाइए, अगर आपकी वो पढ़ने की स्ट्रैटेजी है। हर कोई उतना ज़्यादा कंसिस्टेंट हो नहीं सकता है, कुछ लोग होते हैं जो रोज़ 10 घंटे पढ़ सकते हैं, कुछ लोग हैं जो वीक में 2 दिन ज़्यादा पढ़ लेते हैं, तो इट्स फाइन सर। इसी से एक और आजकल स्ट्रेटजी है कि मैं सुबह सोऊंगा, रात को जो है वो पूरा पढ़ूंगा, सो दे रिवर्स द स्लीप साइकिल। आपने भी कुछ ऐसा किया था? सर कंप्लीटली तो नहीं, मतलब मैं सुबह तो सोना, मतलब मैं 9 बजे 8:30 9, कभी कभी ऐसा रहा बीच में फेस कि लेट उठता था, रात को 2 बजे तक पढ़ता था। कंप्लीटली चेंज तो नहीं, पर सर मैं इसको मतलब एडवाइस तो नहीं करूँगा, क्योंकि ये बात है कि द वे हमारी बॉडी बचपन से फंक्शन कर रही है, उसको एक आदत है, उसकी जो रिटेंशन कैपेसिटी है, उसका जो फोकस है, वो एक टाइम पीरियड में मैक्सिमम रहता है। तो आप उसको मतलब पूरा छेड़खानी ना करें, मतलब वो पूरा ही अगर आप रिवर्स कर देंगे तो उस पर हेल्थ पे भी आपके इम्पैक्ट दिखेगा। अब ऐसा ना हो कि आप 1 महीने तो पढ़ लिए लेकिन फिर 10 दिन हॉस्पिटल में है, तो वो भी बड़ा इशू है।
अच्छा सर, इसमें एक दूसरा पॉइंट बड़ा अच्छा ये है कि अभी मतलब मैं सुनता रहता हूँ कई लोग कि ये वाला ब्रह्म मुहूर्त होता है, मतलब नथिंग अगेंस्ट एनीथिंग, बट अगर आप ऐसे इंसान हैं जो सुबह 7 या 8 बजे उठता है और आप पढ़ना शुरू करते हैं और आपकी पढ़ाई ठीक चल रही है, तो प्लीज़ ऐसी किसी चीज़ के उसमें आप 2 या 3 बजे उठ के पढ़ना ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि वो भी पूरा फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि इन अर्बन सिटी स्पेसिफिकली वी फंक्शन इन अ वे, तो वो पूरा अगर आप उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे ना, तो एक्स्ट्रा बर्डन ना क्रिएट करें। अगर आप पे नेचुरली हो रहा है तो वेल एंड गुड, यू कैन गो फॉर इट। गुड गुड, ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने, बहुत अच्छा। कई बार बच्चे आते हैं इन चीज़ों में कि अगेन उनके अपने बिलीव्स हैं, अगेन बिलीव्स दे फंक्शन इन अ वेरी नुआंस्ड वे, बट चीज़ें वो ख़राब हो जाती हैं, फिर उसके बाद सारा दिन चला जाता है, सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त ही रह जाता है उनके 2-3 पास। घंटे ही पढ़ पाते हैं, तो वो इशू है बिल्कुल। सर। मैं कर चुका हूँ सर, इसलिए बता रहा हूँ। मैं 2 बजे उठ के 5 बजे तक पढ़े, फिर सो गए दोबारा, फिर 11 बजे उठे, तो पूरा दिन मतलब सही नहीं रहता। एग्जैक्टली, ये तो है बिल्कुल। सो आई थिंक नो यूर सेल्फ वाला ही है, नो थाई सर। यस बिल्कुल। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड इट वाज जस्ट प्लेजर टू हैव यू हियर। थैंक यू सो थैंक मच, यू, रियली थैंक यू, नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।